अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त सेनेट के इलेक्शन के बाद अब चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है, तमाम तर मामलात उसके गिर्द घूम रहे हैं। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा आज काबीना इजलास से जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ख़िताब है, जहाँ पर वो दोबारा से वो तमाम तर चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरह से आसिफ अली ज़रदारी साहब ने करप्शन की, इदारों को कमज़ोर किया, पैसा बाहर के ममालिक में मुंतकिल किया और फिर उसी पैसे से ये सेनेट के लिए जो है वो वोट ख़रीदते हैं और इदारों को खोखला करते हैं। वो बार बार जिक्र करते हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, और अब जब वो इक़्तिदार में हैं, ख़ुद हुकूमत में हैं, 2.5 साल उनके इक़्तिदार को हो गए, तो फिर भी वो यही बात कर रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने करप्शन की, नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की, और ये जो तमाशा हुआ, जिसको तमाशा कह रहे हैं सेनेट इलेक्शन का, वो सब ने देखा और पैसे से लोग ख़रीदे गए। ये जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आज के दिन भी फरमा रहे हैं। मैं चाहूँगा इस पर हम ज़रा कुछ बात करें और ये किस हद तक तमाशा है, एतमाद का वोट किस हद तक दुरुस्त था, क्योंकि अपोजिशन की बात करें तो वो एतमाद के वोट पर तनकीद करते हैं, वहाँ पर वो इदारों के किरदार की बात करते हैं या उसके फ्री एंड फेयर ना होने की बात करते हैं। हुकूमत जो कि इस्लामाबाद से सेनेट की सीट हारी है, वो उस पर पैसे की बात करती है। 16 MNAs का जिक्र किया गया जो बिके, जिन्होंने पैसे लिए, उनका जिक्र किया गया, फिर नाम पूछे जाएं तो वो नाम मौजूद नहीं है। अब इस वक्त जबकि तादाद हुकूमत के पास कम है चेयरमैन सेनेट लाने के लिए, तो इनका ये मानना है कि ये लोगों को कन्विंस करेंगे कि सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट मुंतखब किया जाए। लेकिन अगर अपोजिशन ये काम कर रही है तो यकीनन पैसों के बलबूते पर कर रही है। इमरान खान साहब का ये मानना है कि सेनेटर्स को, हुकूमती सेनेटर्स को अभी से कॉल्स आना शुरू हो गई हैं कि वो अपना वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए दें। तो अगर हुकूमत नंबर गेम पूरी ना होने के बावजूद अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब करने में कामयाब हो जाती है तो ये उनकी कन्विंसिंग एबिलिटी है। लेकिन अगर अपोजिशन किसी को कन्विंस करती है या किसी भी तरह जो अददी एतबार से जिनकी बर्तरी है और वो चेयरमैन सेनेट लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीनन वहाँ पर पैसा चलेगा और वो करप्शन का पैसा है, वो मुल्क को लूट कर कमाया गया पैसा है, जिसके बलबूते पर वहाँ पर वो चेयरमैन सेनेट अपना लेकर आएंगे। तो ये एक बयानिया है, एक नैरेटिव है जो इस वक्त चल रहा है, और मैं चाहूँगा कि इसी पर आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर ज़रा तफसील से बात करें। साथ साथ दीगर मामलात भी हैं। कल का एक तवील जो इजलास था PDM का, वो हुआ 7 से 8 घंटे ये इजलास जारी रहा। रज़ा गिलानी साहब के नाम, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम पर इत्तफाक हो गया, लेकिन अपोजिशन डिप्टी चेयरमैन सेनेट किसे ला रही है इसका अभी हतमी तौर पर ऐलान नहीं हुआ। लॉन्ग मार्च हतमी तौर पर तय है, उसका रोड मैप 15-16 मार्च तक आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिस पर यकीनन सवाल हैं, इख्तलाफात भी हैं और माजी के गिले शिकवे भी हैं PDM में, वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन यकीनन इस बात को सराहा गया कि एक पॉजिटिव चीज़ है, गिलानी साहब का सीट जीतना एक विक्ट्री है PDM की, और आगे मज़ीद इस तरह की फतवाहत वो हासिल करना चाह रहे हैं। तो यकीनन हुकूमत के लिए यहाँ पर भी ऐवान से बाहर भी एक टफ़ टाइम बढ़ेगा। मैं चाहूँगा कि उस पर भी हम बात करें, और साथ साथ अब्दुल गफूर हैदरी साहब को जो एक पेशकश है, ये किस हद तक संजीदा पेशकश है हुकूमत की या गैर संजीदा है, मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद आरिफ साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब आपके वक्त का। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और शौकत पराचा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। इरशाद आरिफ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। मैं इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मुसलसल जो इस्लामाबाद से सीट हारना है, उसके बाद से जो उनके बयानात हैं, जो उनका एतमाद का वोट लेने के बाद ऐवान में तकरीर है, वो शदीद गुस्से में हैं, वो गिले शिकवे रखते हैं और उनका ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? आज ही की बात कर लें जो काबीना इजलास से उनका खिताब है, दोबारा से उन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने इदारों को खोखला किया, पैसे लूटे, किस तरह से पैसा चलाते हैं। ये उनकी बेबसी है कि 2.5 साल के इक़्तिदार में भी नवाज शरीफ साहब आज मुल्क से बाहर बैठे हैं, ज़रदारी साहब बीमार हैं, अपना काम तमाम तर दीगर मामलात सर अंजाम दे रहे हैं जिस हद तक दे पा रहे हैं, और इमरान खान साहब आज 2.5 साल के इक़्तिदार के बाद भी गिले शिकवे करते नज़र आ रहे हैं। हाउ डू यू रीड द सिचुएशन इरशाद आरिफ साहब? देखिए, इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सच तो है, इसमें तो कोई हकीक शक ही नहीं किसी को कि माजी में करप्शन हुई है, बेतहाशा करप्शन हुई है। इदारे अगर स्टील मिल तबाह हो गई है, रेलवे तबाह हो गई है, PIA तबाह हुई है, ब्यूरोक्रेसी का बुरा हाल है, पुलिस का बुरा हाल है, तो ये बैठे बिठाए तो नहीं हो गया।
ये हुआ है, इसमें करप्शन भी हुई है, नाअहली भी हुई है और अकरवा परवरी और मुदाखलत भी हुई है, सारे मामला ठीक हैं। लेकिन इमरान खान को लोग इसलिए लाए थे कि वो आके मामला को ठीक करें। सिर्फ माजी का रोना रोना तो कोई कमाल की पॉलिसी नहीं है। एक बात, जहाँ तक सेनेट इलेक्शन का ताल्लुक है, ये दुरुस्त है कि पैसा हमेशा चलता है, इस बार भी चला है, वोट खरीदे जाते हैं, इस बार भी खरीदे गए हैं। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी जो है वो सिर्फ पैसे का चमत्कार नहीं है। ये हकीकत अगर इमरान खान तस्लीम नहीं करेंगे या उनको इदराक नहीं होगा तो वो गलती करेंगे। जब आपके गलत मालूमात पर तज्जिया करते हैं तो आपका तज्जिया भी, नतायज भी गलत पैदा करता है। इसमें कोई शक नहीं कि पैसा चला है, पैसा चलता रहा है और उनके अपने अरकान बिके हैं। उसमें मुस्लिम लीग के मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लोग होंगे और शायद पीपल्स पार्टी के भी हों, लेकिन ज्यादा तादाद उन लोगों की रही जो पीटीआई से ताल्लुक रखते थे। अब ये उनको खुद तज्जिया करना चाहिए कि उनके लोग क्यों बिक जाते हैं। माजी में भी खैबर पख्तूनख्वा में उन्हीं के लोग बिक गए थे। दूसरा पहलू ये है कि क्या 2.5 साल में उनकी अपनी परफॉर्मेंस और खासतौर पर पार्लियामेंट में उनकी दिलचस्पी, अरकान पार्लियामेंट के साथ उनके राब्ते, अरकान पार्लियामेंट के साथ उनका बर्ताव और सबसे बड़े सूबे पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़ार साहब का जो राब्ता है अरकान असम्बली से, जो ताल्लुक है अरकान असम्बली से, जो बर्ताव, वो तसल्ली बख्श था। क्या अरकान असम्बली नाराज नहीं थे वजीर आजम से भी, वजीर आला से भी और हफीज शेख से भी? इस हकीकत को भी वो बिल्कुल जो है नजरअंदाज ना करें। ये 2.5 साल की जो रवैये थे उसका भी एक रद्द अमल था और अरकान असम्बली जब रद्द अमल देते हैं तो इसी तरह दिया करते हैं। हमसे पीटीआई के लोग कहते हैं जी फिर खातून को क्यों वोट दे दिया? उन्होंने गुस्से का इजहार करना था, एक सीट पे उन्होंने कर दिया। उसमें उनको फायदा भी था कि वो एक तो गिलानी साहब से उन्होंने पुराने रवाबित निभाए होंगे, कुछ लोगों ने, किसी ने पैसे ले लिए होंगे और अपने गुस्से का इजहार भी कर दिया। तो इसलिए अब इमरान खान साहब को एतमाद का वोट लेने के बाद एक नया आगाज करना चाहिए, अपनी खामियों का जायजा लेना चाहिए, अपनी गलतियों। बिल्कुल सही इरशाद आरिफ साहब, ये तो बात हम करते आ रहे हैं कि ये तमाम तर चीज़ें हैं जो खान साहब को देखनी चाहिए। मैं मुर्जा सोलंकी साहब की जानिब बढ़ूंगा। सोलंकी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, सादिक संजरानी साहब एतमाद ले लेते हैं सेनेट से पहले, वो दुरुस्त है, कोई मसला नहीं हुआ, ये सब कन्विंस किया गया। अब ये कन्विंस कर रहे हैं अपोजिशन के लोगों को ये बात दुरुस्त है, लेकिन इनके सेनेटर से रब्ता किया गया तो ये पैसा चल रहा है। मैं तो सर ये बात समझने से कासिर हूँ, आपकी क्या राय होगी इस पर? देखिए, जो अफसोसनाक अमर है वो ये है कि इमरान खान साहब जो है वो अब यू टर्न नहीं लेते बल्कि फुल सर्कल में मूव करते हैं, क्योंकि हर रोज़ हमें अखलाकियात का भाषण सुनने को मिलता है। जो आज की जो ताज़ा तरीन बात है, आपके इल्म में है कि मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात के बारे में जो अलकाबात इमरान खान और उनके जो वज़रा और मुशीरान इस्तेमाल करते हैं वो आपके इल्म में हैं। आज उन्हीं के जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं, उनको उन्होंने पेशकश की है कि जी आप डिप्टी चेयरमैन बन जाएं और सादिक संजरानी को रहने दें। तो ये सिर्फ यही बात नहीं है, आज ही के दिन आपने देखा कि वो अब्दुल कादिर साहब, जो पहले उनको पीटीआई का टिकट दिया गया, जिसके बारे में शफकत महमूद और दूसरे वज़रा ने टीवी पे कैमरे के सामने जो है वो कस्में उठाई कि वो पुराने पीटीआई के हैं और उनकी बड़ी खिदमात हैं, इसलिए उनको टिकट दिया गया। उसके बाद जब उनकी अपनी पार्टी में बगावत हुई तो वो टिकट वापस हुआ और उन्हीं मुशीरान और वज़रा ने कहा कि आप तारीफ करें कि देखें, जब भी हमारे पार्टी के अंदर जमहूरियत है, तनकीद होती है तो हम अपना फैसला वापस लेते हैं। अभी उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई थी तो उन्होंने अपने उम्मीदवार को दस्तबरदार करके फिर जो है वो उसी 70 करोड़ मार्का अब्दुल कादिर ठेकेदार के हिमायत में उनको बिठा दिया और आज जो है वो फिर उनके गले में जो है वो पीटीआई का दुपट्टा डाल के दोबारा उनको पीटीआई में शामिल किया। तो ये जो हलाले का अमल है ये तो हर रोज़ हम देखते हैं। तो तमाम अखलाकियात की बातें करते हुए जी पैसा चलता है, वो 35 करोड़ वाले सैफुल्लाह अबड़ो को भी करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी जो
50 करोड़ की जो बात है ये गलत है, हम नहीं देंगे। अरकान जो है वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए उनको मिल रहे हैं। तो अब इस दो रंगी पर क्या बात करें, लेकिन जो बात शाह साहब ने की वो ये है कि एक और मौका जो था इस्लाह अहवाल का वो उन्होंने गंवा दिया है। इस इलेक्शन के नताज में जो गिलानी साहब की शिकस्त में जिस दो राहे पर खड़ा किया था कि या तो वो अपनी जो पॉलिसियां हैं उनको ठीक करें या वो फिर उसी डगर पे चलें, तो वो अब दो राह बंद हो गया है। इमरान सरकार एक गड्ढे में गिरी हुई है और मजीद खुदाई जारी रखे हुए है। पर आचा साहब, ये जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब वाला मामला है इस पर क्या खबर है? क्योंकि जो हम वो फुटेज देख रहे हैं जो सामने है हमारे, वो तो लाइटर नोट पे हमारे मीडिया के साथियों से चलते हुए बात हो रही है और वहाँ पर इसका तस्करा, ये क्या प्रैक्टिकली पार्टी पॉलिसी के तहत पीटीआई ने हतमी तौर पर ऑफर दे दी है और ये संजीदा ऑफर है, या इसको मैं अभी तक लाइटर नोट पे लूँ? क्या खबर क्या है सर आपके पास? नहीं, देखिए ना, अगर मुल्क का वजीर दिफा एक बात करे तो मैं उसको गैर संजीदा ले लूं। अगर पीटीआई के इतने बड़े लीडर वो बाकायदा उनके सामने ये बात करें तो मैं उनको लाइटर ले लूं। देखें, ये कोई आज की बात तो नहीं है ना। जिन 15-16 को बेज़मीर कहा गया, बिके हुए कहा गया, उन्हीं से एतमाद का वोट लिया तो इसी पार्टी ने लिया है ना। एक पॉलिटिक्स में अगर आप फिर और एंगल्स लेके आएंगे, पॉलिटिक्स में जब आप कहेंगे कि हम तो पवित्र हैं और बाकी सब गंदे हैं। अभी एतमाद वाले वोट के दिन ही वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी मौलाना फजलुर रहमान तो शुरू से ही 2 नंबर आदमी है। तो 2 नंबर आदमी का जो दूसरा बड़ा लीडर है, यानी पार्टी में जो 2 नंबर आदमी है, आपने उससे आज कह दिया कि हम आपको जो है वो डिप्टी चेयरमैन बनाते हैं। पीडीएम ने तो ऐलान कर दिया है आज के वो हमारे डिप्टी चेयरमैन जेयूआई से अब्दुल गफूर हैदरी साहब होंगे और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है सेनेट में वो होगा नून लीग से। लिहाजा पीडीएम ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो बना दिया है। अभी तक तो हुकूमत की तरफ से डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार नहीं आया और वो उनके ज़हन में कहीं ना कहीं था कि हम किसी पार्टी को तोड़ लेंगे और उनको दे देंगे। हम कोई 10-15 दिनों से एक ही बात कर रहे हैं, हम एथिक्स ला रहे हैं इसमें, पॉलिटिक्स में। भाई ये प्योर पॉलिटिक्स है। अगर थोड़ा सा इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयानात से हट के देख लें तो पॉलिटिक्स में यही होता है, पार्टियों को अप्रोच किया जाता है, बंदों को अप्रोच किया जाता है, लेकिन ज्यादती पीटीआई वाले उस वक्त करते हैं जब इथिक्स लगा देते हैं साथ कि नहीं हम तो बड़े साफ सुथरे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने भी यही बात की कि बेचने जो बिकने वाले हैं आप उनकी बात नहीं कर रहे और जो खरीदार है आप उनके खिलाफ पिटीशन लेके आ जाते हैं। मसलन अब्दुल कादिर की बात इन्होंने कर दी तो अबड़ो साहब के बारे में तो खुद पीटीआई के अपने लोगों ने कहा कि जी 35 करोड़ उसने दिए हैं। तो अगर आप गिलानी साहब के हवाले से तहकीकात के लिए या उनका नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन एक केस तो नहीं देखना चाहिए, ये तो इंसाफ के तकादों के बिल्कुल खिलाफ होगा। लेकिन मैं आपको एक और बात करूं जी कि वजीर आजम साहब जितनी भी बातें कर लें, वो जैसे आपने कहा कि हजारों डॉलर बाहर चले जाते थे, काश के ब्रायन लारा तो मशहूर था कि उसने 4 सेंचुरियां बनाई थी, वो 10-15 साल क्रिकेट भी खेलता रहा, लेकिन यहाँ 2.5 सालों में ये ब्रैलर चिकन अब 5 सेंचुरियां बनाने वाला है। वो खुदा के लिए कुछ इधर भी देख लें, खुदा के लिए जो यूटिलिटी स्टोर है उसके हालात भी देख लें कि 30 रुपए वहां भी घी। राजा साहब वो तो कल कमर कस ली है ना खान साहब ने महंगाई के खात्मे के खिलाफ। शुगर वहां महंगी हो रही है, आप क्यों सब्सिडी देते हैं वहां पर? ये सारी जो बातें जो आपने चक्कर दिया हुआ है पूरी कौम को, इधर गवर्नर भी बैठे हैं, इधर सारे चीफ मिनिस्टर आए हुए हैं, यानी 3 सूबों के चीफ मिनिस्टर मसलसल इधर पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। खुद वजीर आजम साहब और उनकी टीम जो है वो यहाँ पर सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सारा दिन मीडिया पे। सीट तो आप हार गए, अब कितना गम करेंगे इस्लामाबाद की सीट का? वो आपके लोग बिके या उन्होंने खरीदे,
अब वो माजी का किस्सा बन गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, आपने चेयरमैन सेनेट जीतना है, जीते बेशक, लेकिन कुछ गरीबों का भी देख लें। कुछ अब तो गरीबों की बात करते हुए भी शर्म आती है। अब तो जो 19-20 ग्रेड के ऑफिसर यहाँ इस्लामाबाद में रहते हैं वो भी अब चिकन खाने से रह गए, चीनी लेने से रह गए, वो घी लेने से रह गए। अब कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? यहां बताया गया था कि 12 अरब रुपए की रोजाना करप्शन होती है। अब तो माशाल्लाह 2.5 साल से ये नेक परहेजगार लोग आए हुए हैं। 12 अरब को आप रोजाना की बुनियाद पर 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है जनाब 360 बिलियन। तो अगर आप इसको 2 साल से 2.5 साल से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 900 अरब रुपया अगर करप्शन का बचा है। तो यहाँ तो दूध और शहद की नहरें बहना चाहिए थी, लेकिन चिकन आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। कभी टमाटर कंट्रोल नहीं होता, कभी अदरक कंट्रोल नहीं होती, कभी लहसुन कंट्रोल नहीं होता। आपने दुरुस्त फरमाया पर अच्छा साहब, ये यकीनन एक आम आदमी के, और अब ये तो एक अब तो मिडिल क्लास भी शायद नहीं रह गई, वो भी उनके लिए भी सर्वाइवल मुश्किल है। तो गरीब आदमी के लिए तो छोड़ ही दीजिए, हम सब जानते हैं इस वक्त जो हालात हैं। आपने बेहतर अंदाज में इन पर रोशनी डाल दी। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। इरशाद आरिफ साहब, वो जो 16 अरकान की बात है, पहले खबर आई थी कि खान साहब उनको फारिग भी करेंगे, फिर खान साहब को पता भी है वो कौन है। कल फवाद चौधरी साहब, इनके मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे ये कह रहे थे कि नहीं हमें उनके नाम नहीं पता। अब ये एतमाद का वोट ले लिया इसलिए नाम नहीं पता और मसलियत के तहत चुप हो गए, या पहले भी नहीं पता था और अब भी पता लगाना इनके लिए मुमकिन नहीं है कि किसने वोट कहाँ किया, या ये वाकई जानते हैं और चुप हैं? देखिए, बात यह है कि ये तो मुमकिन नहीं है, हुकूमत के लिए कम से कम नामुमकिन नहीं है कि वो जान सकें, इसलिए कि उनके पास एजेंसियां हैं। ये कोई एक दिन की एक्टिविटी तो नहीं है, पहले से लोगों के राब्ते हुए होंगे, पहले से इन्हें शक होगा। अगर तो ये एजेंसियों का एतमाद खो चुकी है हुकूमत तो और बात है, वरना ये स्पेशल ब्रांच, ये IB, ये ISI और कई और किस्म 16 किस्म की हमारे एजेंसियां हैं, तो ये बता सकती हैं कि किन किन लोगों के, गिलानी साहब से, किन किन लोगों के, शहबाज शीसा और हमजा शहबाज साहब से, मरियम नवाज साहबा से और लोगों से राब्ते हैं, बिलावल साहब और आसिफ ज़रदारी साहब से, और कौन लोग हैं जो आपसे नाराज हैं, कौन लोग हैं जो अपना ज़मीर बेचना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो आपको झटका देना चाहते हैं। ये सारी बातें हुकूमत के इल्म में होनी चाहिए। लाइलमी वाली तो बात नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त अगर वो पार्टियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं या कोई और फैसला करें तो ज़ाहिर है हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत को कोई भी ख़त्म करना नहीं चाहेगा, तो इसलिए इस वक्त तो तकाज़ा मसलियत भी यही है कि ये खामोश रहें और आगे बढ़कर अगर कोई इस्लाहात कर सकते हैं तो फिर इस्लाहात के ज़रिए ही कोई बेहतर निज़ाम लाया जा सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस पर अपोजिशन की कोई जमात इस वक्त तैयार होगी। अपोजिशन तो एक ही रट लगाई जा रही है कि जी नैब को ख़त्म करें, हमारे मुकदमात ख़त्म करें, उसके बाद हमसे आपसे ताउन करेंगे। ये कहना कि इमरान खान साहब नाकाम हो गए हैं और इमरान खान ही सारी गलतियां कर रहे हैं, ये भी कोई सच नहीं है। और ये कहना कि इमरान खान साहब तो बिल्कुल हाई मोरल ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और बाकी जमातें जो है सिर्फ गलतकार हैं, ये भी गलत है। दोनों तरफ से कंप्रोमाइज़ भी हो रहे हैं, दोनों तरफ से गलतियां भी हो रही हैं और दोनों तरफ से जमहूरियत को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। तो इस सूरत हाल से निकलने के लिए मेरा ख्याल है मुनासिब होगा कि अब इमरान खान साहब, चूंकि हुकूमत उनके पास है, इक़्तिदार उनके पास है, मुल्क उनके पास है, तो निकलने के लिए उन्हें कोई मुस्बत किस्म की पेशरफ्त करनी चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा फसाद तसादुम महाज़ाराई जो है ना मुल्क के लिए बेहतर है ना जमहूरियत के लिए बेहतर है। ये इलेक्शन तो गुजर इरशाद आरिफ साहब, ये क्या मुस्बत तरीकाकार है कि आप जितनी गाली गलोच करते रहे, मौलाना फजल रहमान साहब को बुरा कहते रहे और आज आप ही की जमात अब्दुल गफूर हैदरी साहब को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की पेशकश कर रही है, इसको क्या कहेंगे कि एक तरफ आपके बयानात कुछ और बोलते हैं, आपका तर्ज सियासत कुछ और है, इस पर सर क्या कहेंगे? नहीं जाना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसीलिए कहा जाता है कि दुश्मन के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए कि कल को दोस्ती ना हो सके, या हो तो आपको शर्मिंदगी हो।
ठीक है, तो ये आप समझते हैं शर्मिंदगी का मुकाम है पीटीआई के लिए कि अगर आज उन्हें ये करना पड़ रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से मिलते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। बिल्कुल सही सर, पॉइंट आ गया। इरशाद आरिफ साहब, सोलंकी साहब आपसे जानना चाहूँगा, जो मरियम साहिबा ने फरमाया कि पैसे नहीं टिकट चला, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे भी टिकट की पेशकश करते नज़र आए हमें। ये टिकट की पेशकश करना ये दुरुस्त है या टिकट चलना ये दुरुस्त है? इस पर क्या राय होगी आपकी? देखें, बात यह है कि सियासत के अंदर जो इलेक्टेबल्स को जहांगीर तरीन साहब अपने जेट में भर भर के लाए थे, उन लोगों को तो इलेक्शन में जाना है 2 साल बाद, तो उनके लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो किस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में खड़े होंगे। अगर 20,000 उनके वोट हैं तो क्या वो ऐसी पार्टी में जाएं जहां से कोई 40,000 50,000 वोट उनको मिल सकते हैं? तो ये तो सियासत है जी, उसके अंदर तो ये होता है। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा जो इम्कान है वो 15-16 लोग जिनकी बात शेख रशीद ने की, इमरान खान ने भी की। शेख रशीद ने तो बता दिया कि जी हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हुकूमत हमारी गिर जाएगी। तो वो जो आला अखलाकी कदरों का जो भाषण इमरान खान देते हैं, जिसके लिए कहते हैं कि जी हमने 20 अरकान निकाल दिए और हमें परवाह नहीं थी कि हमारी हुकूमत गिर जाएगी, उनको पता था कि उन 20 लोगों को निकालने से उनकी हुकूमत नहीं गिरती जी। यहाँ पर यह बात मौजूद है कि इनको निकालेंगे तो हुकूमत जाएगी, बल्कि पीडीएम के लोग ये कहते हैं कि उनके कुछ लोगों को जोर जबरदस्ती करके हफीज शेख के लिए वोट दिलवाए गए, उसके बावजूद वो हार गए। तो ये जो बात है आला अखलाकी कदरों की, कम से कम हुकूमत इसकी बात ना करे। और ये अभी पराचा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वो 12 अरब वाली बात कि 12 अरब रुपए की हर रोज करप्शन होती है। तो अब तो हमारे पास साफ सुथरी हुकूमत है, उसमें तो करप्शन नहीं हो रही होगी। तो 12 मई को इस साल 1000 दिन हो जाएंगे इस हुकूमत के, तो 12,000 दिन का मतलब है कि 12,000 अरब रुपए उन्होंने बचाए होंगे। तो वो बताएं कि वो कहाँ खर्च कर रहे हैं जो अब तक बचाए हैं। तो ये तो ऐसे ही कहने की बातें हैं। आसिफ जरदारी के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए पार्लियामान में खड़े होके, ये वही आसिफ जरदारी नहीं थे कि जब ये लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट हुए थे 17 अगस्त 2018 को, तो उनके साथ हाथ मिलाया था। ये वही आसिफ जरदारी नहीं है जिनके साथ मिलकर उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत गिरवाई। ये वही आसिफ जरदारी नहीं है जिनके साथ मिलकर उन्होंने सादिक संजरानी को इलेक्ट करवाया। तो ये किन अखलाकियात की बात करते हैं? मेरी समझ से तो बिल्कुल बालातर है। सारी काबीना पे नजर डालें, सारे जो है वो परवेज मुशर्रफ के, पीपुल्स पार्टी के, नून लीग के सारे जो लोग हैं उनको लेकर खड़े हुए हैं। कल अगर पीपुल्स पार्टी के साथ उनका पार्टनरशिप बन जाए तो पीपुल्स पार्टी पे कोई एतराज नहीं होगा। तो ये तो सारी कहने की बातें हैं। अखलाकियात वगैरह नैब जो है वो उसके ख़त्म करने की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आप एक ऐसा एहतसाब का इदारा बनाएं जिसमें जो आपकी मुकद्दस गाय हैं उनको भी उसमें शामिल करें। कोई आदमी एहतसाब से बालातर ना हो, और फिर जब करें तो सब पर करें। ये ना हो कि आपने जरदारी साहब के खिलाफ केस किया, उसको 2.5 साल हो गए, क्या उसमें से निकला? शहबाज शरीफ का क्या निकला? अहद चीमा जो था उसका क्या निकला? फवाद हसन फवाद का क्या हुआ? ख्वाजा साद रफीक का क्या हुआ? हमजा शहबाज जो है वो 20 महीने बाद निकले हैं, कहाँ तक उनका केस पहुंचा? खाकान अब्बासी का क्या हुआ? मिफ्ता इस्माइल का क्या हुआ? बहुत लंबी लिस्ट है। और जो इनके लोगों के खिलाफ था उन पे स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं, BRT पे स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं। तो ये तो एक लंबी कहानी है। बिल्कुल सही। पराचा साहब, जो मामला है इस वक्त हैदर गिलानी साहब की वीडियो का, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की को नायल करने के लिए भी ये इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं, ये दो चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? और कोई तलवार क्या गिलानी साहब के सर पर आपको नज़र आ रही है, या ये सिर्फ डेस्परेटिव मेजर्स हैं इस वक्त जो PTI कर रही है और ज़्यादा कुछ नहीं शायद नुकसान पहुंचा पाएगी उन्हें? नहीं, क्या तलवार नजर आनी है? आज वो गए थे कि नोटिफिकेशन जो है रोकें। अब बड़ा दुरुस्त फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने
कि आप एक साइड के खिलाफ तो एक्शन करवाने के लिए आ गए हैं, लेकिन दो साइड्स हैं ना जिनके बारे में आप कहते हैं कि वो बिके हैं, और फिर आप जिनके बारे में ये जो वीडियो अली हैदर गिलानी साहब की आप कह रहे हैं, वो तो MNAs खुद कह रहे हैं कि हमारी तरफ से स्टिंग ऑपरेशन था, हमने ट्रैप किया। ट्रैप का मतलब होता है धोखा दिया, हमने उनको फंसाने की कोशिश की। और रात ही को मोहम्मद असलम एक MNA कराची से, असलम साहब तो कह रहे थे कि कोई पैसा वैसा ना हमें ऑफर हुआ ना हमने लिया कोई पैसा। तो जो कैरेक्टर खुद बोल रहे हैं उनकी बात इलेक्शन कमीशन सुने या फिर दूसरों की बातें सुने। और यूसुफ रजा गिलानी इन दो MNAs के वोट से नहीं जीते, वो 15-16 की बात हो रही है। तो वो 15-16 का जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप उनके पूरे नाम ले आए, उनका एफिडेविट ले आए या उनको प्रोड्यूस करें, तो क्या हुकूमत आज जो वादा करके गई है कि हाँ हम उनके नाम ले आएंगे, फिर शेख रशीद साहब वाली बात तो दुरुस्त है ना कि हमें मालूम था कौन लोग हैं, और फिर दूसरे वुज़रा जो कहते हैं कि नहीं हमें तो कोई इल्म नहीं है वो कौन है। और फिर जो 15-16 बिके हुए ज़मीर फरोश अगर एस्टैब्लिश हुकूमत करेगी तो फिर क्या उनका एतमाद जो उन्होंने वोट दिया वो जायज़ हो जाएगा? अरे भाई, इरशाद आरिफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, ज़बरदस्त बात की है, सीनियर आदमी है, कभी कभी हम उनसे डिसएग्री करके गुस्ताखी हो भी जाती है, लेकिन वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अब इमरान खान को आगे बढ़ना चाहिए, अगली बातें करना चाहिए, रिफॉर्म लेके आना चाहिए। नैब में क्यों रिफॉर्म नहीं आ सकती? क्या इसी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस नहीं जारी किया था? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें लेकुनाज, उसमें जो खामियां हैं वो पॉइंट आउट नहीं की हैं? आखिर क्या ऐसा अजाब है कि उस पे बात नहीं हो सकती? आप अपोजिशन के 38 पे ना करें ना बात, आप उनमें से अपना बताएं कि हुकूमत किन किन नुकात पे राजी है उसको अमेंड करने के लिए। और सोलंकी साहब ने दुरुस्त फरमाया है कि एहतसाब का छुरी अगर उसका खंजर अगर एक साइड पे चलेगा तो उसको आप मानेंगे कि ये जस्टिस जो है ये फेयर जस्टिस है। अगर एहतसाब एक साइड का होगा और दूसरी साइड पे वो बचत होती रहेगी, आगे आगे निकालते जाएंगे। देखे ना, बात सुने, बड़ी सादा सी बात कर रहा हूं। यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हुए थे क्योंकि उन्होंने आइन के आर्टिकल 248 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खत नहीं लिखा था स्विस हुकाम को, उन्होंने 248 का सहारा लिया था। अभी जो सदर ममलिकत हैं इस वक्त, जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में केस था, सबको बुलाया कोर्ट ने और सदर ममलिकत को नहीं बुलाया क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि जी अभी इनको इम्यूनिटी हासिल है। आप किसी को कोई चीज पसंद आए या ना आए, लेकिन अगर आइन में एक चीज लिखी हुई है तो उसकी पासदारी करना होती है। कानून में लिखा है तो पासदारी करनी है। अदालतें कह रही हैं, जस्टिस मकबूल बाकिर का फैसला अभी भी पड़ा है, ना हुकूमत उसके खिलाफ गई है ना वो स्क्रैप हुआ है, तो उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं कि सियासी इंतकाम का तासुर दुरुस्त नजर आ रहा है। अब ये अपोजिशन कह रही है, इरशाद आरिफ साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को अब आगे बढ़ना चाहिए। ये जो हुआ है, आपने रिफॉर्म लानी है, आप रिफॉर्म ले आए ताकि अगली बार ऐसा ना हो। आप इलेक्शन निज़ाम में रिफॉर्म ले आए, आप नैब में माने ना, आप रिफॉर्म ले आए। जब आपकी अदालत कहती है कि उसमें खामियां हैं तो आप चले वही जो अदालत ने कहा है उतनी खामियां ही ठीक कर लें। आप बिल्कुल अपोजिशन की बात ना सुने, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने का कोई रास्ता तो निकालें। और हुकूमत रास्ता निकाला करती है। रवायात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया में यही होती हैं। वो मोदी के खिलाफ फार्मर्स लगे हुए हैं, वो नहीं जनाब उनके साथ बात करना चाह रहा, वहां तो हम कंडेम करते हैं, वहां हम कहते हैं मोदी गंदा है, वहां कहते हैं मोदी समाज दुश्मन है, किसान दुश्मन है, क्योंकि मोदी कोई एक स्टेप आगे नहीं ले रहा। तो यहां हम क्यों फंसे हुए हैं? बस रास्ता निकालना हुकूमत का काम है। जो इलेक्शन हुआ, एक सीट के लिए आप फंस गए, आप बैठ गए, आप सियासतदानों को सामने लाते, परवेज खट्टर को पहले लाते, मखदूम शाह महमूद कुरैशी को पहले ले आते, आपके शफकत महमूद साहब धीमे मिजाज के आदमी हैं, आप उनको पहले ले आते। इन लोगों के जरिए आप वो करते, अपने लोगों को काबू करते। ये दुरुस्त बात है, 17-16 एजेंसियों को पता नहीं होगा। आप अरसलान खालिद, आप जो बात कर रहे हैं वो भी उनको पता होता है, और मैं उनको मुजम्मत नहीं कर रहा, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं कि दे आर बिल्कुल सही बात, एंड दे डू देयर प्रोफेशनल जॉब।
क्या हुकूमत को इल्म नहीं था? पहले वजारत दाखिला को इल्म नहीं था? वजीर दाखिला इन एजेंसियों में कुछ का इंचार्ज है तो बता रहे हैं कि पता है हुकूमत को 15-16 कौन है। आपने पहले तो नहीं रोका उनको अपने। राइटली सेड फराचा साहब, आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया, आपकी बात आ गई। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा सर। ब्रेक से वापस आकर अब जो तैयारी हो रही है, जो कल एक तवील बैठक हुई, नवाज शरीफ साहब भी उसमें शरीक रहे वर्चुअली, और जो उसकी कहानी है वो तो कहा गया कि बहुत से अरकान वहाँ पर थके थके नज़र आए, लेकिन अब जो लॉन्ग मार्च है उसके लिए भी तैयारियाँ हो रही हैं। एक तरफ तो सेनेट का चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन अपनी जगह, लेकिन असल टफ टाइम वो देना है। और मौलाना फजल रहमान साहब अब भी कहीं ना कहीं इस्तीफ़ों के ऑप्शन को चाहते हैं कि वो इंटैक्ट रहे, उस पर भी बात होती है। मैं चाहूँगा उस पर हम बात करें कि वो किस हद तक मामला ऑन द कार्ड्स है। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। अब बात करेंगे कुछ पीडीएम के हवाले से और जो उनके लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं, ज़रा कुछ उस पर भी हम बात करेंगे। सोलंकी साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, मौलाना साहब अब भी इस्तीफ़ों के ऑप्शन को चाहते हैं कि वो इंटैक्ट रहे। गो के मामलात जिस तरह से पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट पर रही, उन्होंने जिस तरह से कन्विंस किया, फिर गिलानी साहब को मैदान में उतारा, मुश्तरका उम्मीदवार बनाया, बज़ाहिर तो अब इस वक्त हमें मजबूत होती नज़र आ रही है कि एक को मोटिवेशन तो मिली है उन्हें कि एक बड़ा अपसेट उन्होंने किया सेनेट इलेक्शन में। अब वो चेयरमैन सेनेट के लिए कोशिश पीडीएम मुश्तरका तौर पर कर रही है। लॉन्ग मार्च से मज़ीद प्रेशर बिल्टअप होगा। पराचा साहब ने कुछ देर पहले बहुत तफसील से बताया कि जो मसले हैं, जो आम आदमी के मसले हैं, वो सारा मामला है। किस तरह से देख रहे हैं आप, कितना बड़ा प्रेशर है इस वक्त ये? और मौलाना फजल रहमान साहब क्यों अब भी कोई ना कोई अपनी एक तजवीज़ या एक अपना एक सख्त मौक़िफ़ क्यों रखते हैं? क्या राय होगी इस पर आपकी? देखें, ये बात तो तकरीबन इत्तेफाक है पीडीएम के अंदर के जो इमरान सरकार है उसको जाना चाहिए, लेकिन वो उनके जाने के बाद क्या हो उस पर इख्तलाफ है पहले दिन से। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इसी पार्लियामान के अंदर कोई नो कॉन्फिडेंस करके उनको हटाया जाए और हम जो है वो नई हुकूमत बना लें जो कि 2023 तक हो। जबकि मुस्लिम लीग नून और जेयूआई और दो दूसरी छोटी जमातें हैं, वो ये चाहती हैं कि न सिर्फ ये हुकूमत ख़त्म हो बल्कि नए इंतखाबात हों। तो इस वजह से ये पहले दिन से ये मामला चल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये मामला जो है क्योंकि इस्तीफ़ों के मामले पर पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं है, तो अब ये मामला किस तरीके से जाएगा? क्या पीडीएम इस पर राजी हो जाएगी कि इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी दी जाए और उस पर दबाव बरकरार रखा जाए, या मुस्लिम लीग नून और जेयूआई असेंबलियों से इस्तीफ़ा दे के सिर्फ सड़कों का रास्ता लेंगे ताकि दबाव बढ़ाकर नए इलेक्शंस कराए जाएं? ये अगले वाले दिनों में हमें वाज़े होगा। लॉन्ग मार्च होगा तो सही, लेकिन वो लॉन्ग मार्च इतना लंबा नहीं होगा कि वो जिस तरह से 126 दिन रमज़ान आ जाएगा उसके बाद फिर वो आएंगे। तो ये मामला पीडीएम को खुद हल करना होगा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस के मामले पर मुस्लिम लीग नून साथ देने के लिए तैयार नहीं है, वो इस काम में नहीं पड़ना चाहते। बिल्कुल सही। तो ये लॉन्ग मार्च आप क्या समझते हैं, ये धरने में कन्वर्ट नहीं होगा बज़ाहिर हमें जो नज़र आ रहा है, या ये एक छोटा धरना होगा चंद दिन के लिए होगा, फिर रमज़ान की वजह से ये फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर रमज़ान के बाद फिर ये कोई एजिटेशन करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इमरान खान खुद ही असेंबलियाँ नहीं तोड़ते और तमाम जो फरीक है इस पर राज़ी नहीं होते, तो ये अपना दबाव बढ़ाते रहेंगे, चाहे ये मामला जो है वो 2023 तक चला आए। इस्तीफ़े के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर कोई इत्तेफाक राय नहीं हो पाएगा। मुझे सोलंकी साहब ये बताइएगा कि अवाम जो है, जो सताई हुई अवाम है, जो कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं उस तरह से कर रही है, किसी के साथ उस तरह से नहीं है, वो भी क्या तंग आकर निकलेगी और क़यादत में पीडीएम की साथ शामिल होगी कि जी अब बस हो गई है हमारी,
महंगाई नहीं बर्दाश्त होती, बिजली के रेट, पेट्रोल, बाकी रोज़मर्रा की अशिया, तो अब हम भी आते हैं बाहर के, पीडीएम निकल रही है, ये अपने ही कारकुन को बड़ा मुश्किल से मोबिलाइज कर पाएंगे, क्या देखते हैं आप? देखिए, ये पीडीएम का अपना इम्तिहान है। अगर वो सिर्फ अपने ऊपर जो ज्यादतियां हैं उसका दुखड़ा रोएंगे, हमारी हुकूमत गिर गई, हमें जेल में डाला, तो उस पर तो लोग नहीं निकलेंगे। लेकिन लोगों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और आपने कई दफ़ा देखा है, चाहे वो टीचर्स हों, सरकारी मुलाजमीन हों, लेडी हेल्थ वर्कर्स हों, डॉक्टर्स हों, बहुत सारे जो तबकात हैं वो पिस के रह गए हैं। तो अगर पीडीएम उन मसाइल पर लोगों को मुतहरिक करती है और लोगों के साथ खड़ी होती है तो इतना दबाव बढ़ेगा कि ये हुकूमत रह नहीं पाएगी, आपको नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इन मसाइल पर कुछ नहीं करेंगे और हालात ठीक नहीं होंगे, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये हुकूमत हालात ठीक कर सकती है, तो फिर उस सूरत में इस मुल्क के अंदर अनारकी फैल सकती है। बिल्कुल सही। पर अच्छा साहब, वो खान साहब ये फरमाते थे कि ये 2 साल तो अब टेक ऑफ का टाइम आ गया, 2 साल तो हम चीज़ों को समझ रहे थे, हमें सही चीज़ें ही नहीं पता चल रही थी। अभी आज शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर आप बात करें हफीज़ शेख साहब, और वो उधर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जा रहा था कि हमारे इदारे कितने हैं, हमें यही नहीं था पता, हमने अभी पता लगवाया कि पता नहीं 400 के करीब हमारे इदारे हैं, तो ये डाटा हम गैदर कर रहे थे, अब हम इनको ठीक करेंगे। कब ठीक होंगे सर ये चीज़ें, कब ठीक होंगी? और ठीक नहीं हो रही, और अगर पीडीएम बाहर निकलती है, आम आवाम भी क्या इनका साथ देगी और कोई मुश्किल बनती हुकूमत के लिए आप देख रहे हैं? आप आवाम को छोड़े, इनके अपने अरकान असेंबली साथ नहीं दे रहे, आवाम की तो दूर की बात है। और यही सारे मसाइल हैं। मसला हफीज शेख की समझ बूझ का नहीं है, वो एक्सपर्ट आदमी है, दुनिया देखी है उन्होंने, वो अपना काम खूब जानते हैं। मसला हुकूमत का अवाम के साथ गैप है, अवाम की बात हुकूमत तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इस्लामाबाद में, उसमें वो जो लोग वोट लेके आए हैं, जिनको हम MNAs कहते हैं, जिनको MPAs कहते हैं, उनका अमल दखल बहुत कम है। और जो वुज़रा डायरेक्ट इलेक्टेड हैं, वो शायद उनकी बात उतने वजन के साथ नहीं सुनी जाती। हालांकि फीडबैक वो जो कहते हैं ना, अवामी नुमाइंदे के अवाम की हुक्मरानी है अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए, तो यही लिंक होता है। जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, हुकूमत और अवाम के दरमियान वही लिंक होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ नज़र नहीं आता। यहाँ एक सर्कल सा है, उस सर्कल ने वज़ीर आज़म को घेरा हुआ है। वज़ीर आज़म को वो जो बाहर वाला मंजर है वो ज़्यादा बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, और जो मुल्क के अंदर के हालात हैं वो शायद प्रॉपरली उनको बताया नहीं जाता, या अगर बताया जाता है तो प्रायोरिटीज़ वज़ीर आज़म साहब की मुख्तलिफ हैं। जहाँ तक PDM की बात हो रही है, देखिए कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की और सारे PDM के हेड्स बैठे हुए थे, तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप तो रिजाइन करने की बातें कर रहे थे, लेकिन हमने ज़मनी इलेक्शन भी जीता और सेनेट इलेक्शन भी हमने जीता, तो आज देखें PDM कहाँ खड़ी है। और आप खुद इमेजिन करें, अगर PDM की जमातों ने जो बाई इलेक्शन से इंक्लूडिंग NA 75 का बाइकआउट किया होता, सेनेट का बाइकआउट किया होता, तो आज जो स्ट्रेंथ आज PDM को मिली है, ये सिर्फ एक सीट नहीं है इस्लामाबाद की, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की, ये हुकूमत की डिफीट है। और वज़ीर आज़म इमरान खान इसी वजह से, जो आप कह रहे थे ना, एजिटेटेड हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं या गुस्से में हैं, वो इसलिए गुस्से में हैं कि हुकूमत उनकी हार गई है। और जो एतमाद का वोट है, देखें ना, आप भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था कि वही बेज़मीरे जिनको कहा गया 15-16 लोग हैं, उन्हीं के एतमाद के जरिए आप बैठे हैं, और उनको कैसे निकालेंगे? यानी आपके अपने लोग हैं 15-16, आप वो जो पेशावर से निकाले थे ना KP से पिछली बार, वो हुकूमत जाने वाली थी, अभी तो आपके 2.5 साल पड़े हैं, और पहले 2.5 सालों में तो आपने कुछ नहीं किया। जरा जाए ना नीचे बाजारों में, गलियों में, मोहल्लों में, लोग बताएंगे कि PTI की हुकूमत का क्या इंप्रेशन है। इसलिए वज़ीर आज़म शायद सोचते हो कि अगले 2-2.5 सालों में, जो आप क्वेश्चन भी कर रहे थे कि हम कुछ बड़ा कुछ कर रहेंगे, अगर पहले 2.5 सालों में मुर्गी 500-450 तक पहुंची है, तो खुदा खैर करे अगले 2.5 सालों में पता नहीं मुर्गी नज़र भी आएगी, चिकन नज़र भी आएगा पाकिस्तान में या नहीं, चीनी नज़र भी आएगी पाकिस्तान में या नहीं, घी नज़र भी आएगा या
किया, पाकिस्तान में नहीं। अभी अभी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी आप बात कर रहे थे कि पाम ऑयल महंगा हो गया है, पाम ऑयल वो ये हो गया है, तो पहले भी तो महंगा होता रही है चीजें, लेकिन अब मैनेज करना पड़ता है। जो मसला ये है कि डिस्पोजल नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। ये टमाटर 300 चला गया। राजा साहब, आपने गवर्नेंस की बात की तो मैं जानना ये भी चाहूंगा कि ये पंजाब से जो खबरें आ रही हैं उनमें कितनी सदाकत है बुज़दार साहब की तब्दीली की? देखिए, जो शुरू में जो आपने बात की कि असूल की सियासत, कोई असूल की सियासत कोई भी नहीं कर रहा। यानी नून लीग ने भी तो पंजाब में कंप्रोमाइज किया है ना। अगर हम पीटीआई को सारा ब्लेम दें कि पीटीआई समझौते करती है, नारे और लगाती है, तो पीटीआई के साथ, उसी पीटीआई के साथ नून लीग ने समझौता किया है ना। 5-5 सेनेटर अपने बनवा के एक काफ लीग को दे दिया। तो पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें मैं जाती तौर पे नहीं समझता कि वजीर आजम साहब कहेंगे कि बुज़दार जाए, उस्मान बुज़दार को घर भेज दो, क्योंकि वो तो वसीम अकरम प्लस हैं। और जो उनकी रिप्लेसमेंट के जो सर्टन नाम तो मैं सुनता रहा हूं, अभी मैं बात नहीं करना चाह रहा, खामखा की स्पेकुलेशन होती है और मैं वो जर्नलिस्ट नहीं हूं कि लंबी लंबी छोड़ दूं। जो नाम 1-2 आए वो तो उस्मान बुज़दार से भी वर्स्ट हालत में होंगे। उस्मान बुज़दार तो शाम के बाद जाग रहे होते हैं, और जो नाम मैं सुन रहा हूँ शाम के बाद तो उनको अपना पता नहीं होता वो कहाँ बैठे हुए हैं और किस हालत में पड़े हैं। बल्कि इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अभी वो उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। हाँ, उनकी पार्टी का जोर अभी ज्यादा है, पहले भी पार्टी जोर लगाती रही है। यहाँ वफाकी वज़रा बैठ के बयानात देते रहे हैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ, यहाँ पब्लिकली लोग उनकी अपनी पार्टी के बात करते हैं। अगर उस्मान बुज़दार को हटाने का फैसला होता है तो फिर क्या ये जमहूरी अमल होगा कि 10 सीटों वाला जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, या पीटीआई के अंदर से जो 1-2 मैंने नाम सुने हैं वो यकीन माने 7 बजे के बाद उनको अपना पता नहीं होता, पता नहीं 7 से पहले शायद पता होता उनका, तो इसलिए वो एक और बड़ा ब्लंडर होगा, वो एक और बड़ा डिसास्टर। राजा साहब, किसी को क्या पता होता है क्या नहीं, ये कैसे पता, हमें कैसे पता सर? अरे यार, वो लोग चलते फिरते नजर आ जाया करते हैं कि किस हालत में चल रहे हैं, वो लोग पड़े हुए नजर आ जाया करते हैं कि किस हालत में पड़े हुए हैं। देखे ना, सारे डिसास्टर का क्या खाली पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है? क्या उस्मान बुज़दार जिम्मेदार है? जो मरकज में मुसीबतें हैं उसका भी उस्मान बुज़दार जिम्मेदार है? अगर 15-16 बिक गए हैं और आपके वज़रा जब आपके एमएनएस के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, सियासत में सिर्फ पैसा नहीं चल रहा होता, सियासत में आपका मिलना जुलना, लोगों को खुश रखना, उनकी नाराजगियां, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या यूसुफ रज़ा गिलानी जब स्पीकर बने थे पैसे दिए थे? जब वो वज़ीर आज़म बने थे उस वक्त तो मुतफ़िका वज़ीर आज़म बने थे, पैसे दिए थे। अब अगर वो असेंबली से जीते हैं तो क्या पैसे सबको दिए होंगे? ऐसी बात नहीं हुआ करती। ये जिनको सियासी माहौल का पता नहीं होता, सियासत के असरार और रमूज का पता नहीं होता, वो ये दावे करते हैं कि ओहो फलां बिक गया, फलां बिक गया। क्या जो सैफुल्ला अबड़ो के खिलाफ इल्जाम लगा है उसने पैसे दिए हैं? अब्दुल कादिर ने पैसे दिए हैं? जब आप अपनी ग्रुपिंग करते हैं ना, और सेनेट तो वैसे भी जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि वहां चंद लोग मिलकर फैसला कर रहे होते हैं और उनको पता होता है एक दूसरे राजा साहब, अभी तक तो सिर्फ ये समझ आई है कि जो पीटीआई में नहीं है वो ठीक सियासतदान नहीं है, और जो पीटीआई से अलहदा जीत जाता है तो वो तो पैसे ही देता है और करप्शन करके जीतता है। हमें तो यही हमारे वज़ीर आज़म साहब बताते हैं, हमें तो और इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं बताया गया। साहब को पैसे देते हैं किसी को? वज़ीर आज़म साहब को खुद पैसे दे के आए हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब के बारे में तो मुखालफिन कहते हैं कि वो चाय का कप नहीं पिलाते, तो वो पैसे कहां देंगे? नहीं सर, वो तो नहीं देते पैसे। मैं तो कह रहा हूं जो पीटीआई में नहीं है और उससे हटकर जीतता है वो गलत है और पैसे दे के जीतता है। जो पीटीआई में वो तो सारे ठीक है सर। लेते हैं। अभी एतमाद वाले दिन वज़ीर आज़म ने कहा कि आसिफ जरदारी मिस्टर 10% है, पूरी दुनिया जानती है। नवाज शरीफ लूट मार करके भाग गया। यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्क के करप्ट तरीन पॉलिटिशियन है। तो 2.5 साल में जितना एहतसाब हुआ, जितने लोग पकड़े गए, कोई एक चीज निकली उसमें से जिसकी बुनियाद पर ये बातें की जाए? हम यही कहते हैं कि आप अपना काम करें, छोड़ दें उन बातों को। राइट सर, अच्छा सब पॉइंट आ गया सर आपका। मैं एक्सीडिंग द टाइम लिमिट। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इरशाद आरिफ साहब पहले हमारे साथ रहे, और सुलंगी साहब और प्राचा साहब का भी बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। सेनेट का इलेक्शन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। देखना ये होगा कि अगर अपोजिशन जीतती है
तो कितना पैसा लगा और अगर हुकूमत जीत जाती है तो इनकी कन्विंसिंग पावर कितनी अच्छी थी। बट डिसाइड होगा यकीनन 12 मार्च को। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।